नई सोच नई कहानी, अ रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी की अंतिम कड़ी विश्व रेडियो दिवस पर श्रोताओं के समक्ष एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम जिसमें इस रेडियो श्रृंखला की आलेखिका, शोधार्थी और संचालक महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगी बातचीत और राष्ट्रपति के प्रेरणादायी जीवन से हमें कराएंगी रूबरू। नमस्कार मैम। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं प्रसार भारती, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की ओर से आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य समय से कुछ पल हमें हमारे राष्ट्र को दिए। धन्यवाद। मैम, आप तो आदी हो चुके हैं इतिहास गढ़ने के लिए, तो आपकी अनुमति से सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, हाल ही में हमारे देश के नागरिकों ने आपको मेट्रो में देखा, तो वो पहला अनुभव मेट्रो में राष्ट्रपति के नाते कैसा रहा आपका? देश के राष्ट्रपति भी देश का नागरिक है। मेट्रो में चढ़ने का इच्छा था, आम आदमी के तरह मैं भी थोड़ा एक्सपीरियंस करूं मेट्रो में कैसे लग रहा है। हजारों लोग मेट्रो में जाकर अपने काम पे जाते हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेट्रो का बनावट कैसा है, क्योंकि अभी जैसे लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हर मेट्रोपॉलिटन सिटी या ऐसे पॉपुलेटेड सिटीज में मेट्रो की जरूरत होती है, इसलिए लोग इसमें यात्रा कर रहे हैं तो कितने सहूलियत महसूस हो रहा है, उसको मैं फील करना चाहती थी। ये माना जाता है भारत का मेट्रो सिस्टम विश्व का सबसे उत्तम और सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम बहुत ही जल्द बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन जब आप ऐसे सिस्टम्स को खुद परखती हैं, राष्ट्रपति के नाते भी, नागरिक के नाते भी, तो उस अनुभव को फिर आप क्या सरकार के साथ साझा करती हैं? जरूर, मैं जो भी अनुभव करती हूँ, जो भी फील करती हूँ कि सरकार का जो भी कार्य है बहुत अच्छा है या जो कार्य करना चाहिए, उसके लिए भी मैं कभी कभी उनको सजेस्ट करती हूँ। मैम, हमने देखा कि आपने मेट्रो में अपने यातायात के वक्त स्कूली बच्चों के साथ बातचीत की, तो एक राष्ट्रपति जो एक टीचर रह चुकी है, जब वो नन्ही बच्चियों को देखती है अपने साथ, तो कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत दिनों से मैं छात्रों के साथ मिली नहीं थी। मैं टीचर थी 94 से 97 तक। इसके बाद बच्चों से तो मैं मिलती थी, लेकिन इस तरह बैठ के बातें करना ये मुझे मौका नहीं था। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे दिल खोल के मेरे साथ बात की, गाना भी गाए और अपने स्टोरी भी बताए। बहुत सारे बच्चे और राइटर्स भी है, कोई पोएट भी है, वो क्या बनना चाहते हैं, बहुत सारा मस्ती भरी बातें हुई। बहुत अच्छा लगा मुझे। बात बच्चों की निकली मैम, तो बचपन आपका जब आप याद करते हैं और आज जिस भव्य भवन में आप हैं, वो यात्रा अगर मैं उसके बारे में चर्चा करूं, तो क्या कभी उस लड़की ने, जो अपने गांव में पहली लड़की जिसने कक्षा 5 के बाद भी पढ़ाई की, क्या कभी ऐसा सपना देखा था कि राष्ट्र में किसी संवैधानिक पद पर अथवा अपनी परिस्थितियों से जूझते हुए वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेगी? ये सपना तो नहीं था, क्योंकि मैं एक आम लड़की थी। गांव में जैसे दूसरे लड़के थे, लड़की थी, ऐसे ही मैं भी थी, क्योंकि उनके साथ खेलती थी, भागती थी, दौड़ती थी, स्कूल जाती थी, कभी आम चुराया करती थी, कभी मौका मिलने से किसी के गांव, किसी के घर बारी पे जाके, गार्डन पे जाके गुआभा चुराया करती थी। कभी मौका मिले तो घंटों तो तालाबों में मैं तैरती थी, क्योंकि मैं भी उसी लड़का लड़की जैसा थी जो गाँव में रहते थे। मैं कभी भी सपने भी नहीं देखी थी कि मुझे राष्ट्रपति बनना है, कि मुझे कोई बड़ा ऑफिसर बनना है, क्योंकि उस टाइम कोई सोचते नहीं थे हाँ एक पढ़ाई करने से एक नौकरी करूंगी। ये सोच कैसे विकसित होती है मैम एक ऐसे गांव में या एक ऐसे परिवार में जो आर्थिक संघर्षों से गुजरता है? एक जनजातीय परिवार में, गरीब अंचल में एक लड़की का जन्म होना, और जैसे कि आपने कहा कि आपका उस वक्त का सपना ये कि एक दिन पढ़ लिख कर नौकरी करूंगी, उस जमाने में तो ये सपना भी बहुत दुर्लभ होता था, बहुत कम लड़कियां ये सपना देखती थी। तो ये सोच आप में कैसे विकसित हुई? क्योंकि मेरे जो दादी थी जमशेदपुर के रहने वाले थी। जमशेदपुर मेरे गांव से 60-70 किलोमीटर दूर, तो क्योंकि जमशेदपुर टाटा के लिए विख्यात है, वहाँ के और लोगों को देखा। खुद पढ़ा लिखा नहीं थी,
लेकिन पढ़ाई का क्या मतलब होता है, पढ़ाई करने से लोग कैसे जीते हैं और लोगों को देखा है। तो इसलिए मुझे कहती थी कि आपको पढ़ना है, क्योंकि अब तुम तो दुनिया में लड़की बनकर आई, तो ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, फिर पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी सीखना पड़ेगा। पता नहीं तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो जब आपको ये बोला जाता था कि आपके भाग्य में संघर्ष है, तब आप क्या पलटकर कुछ जवाब देती थी कि नहीं, मैं संघर्षों को पार कर कर एक दिन कुछ बनूंगी? नहीं, उस जमाने में किसी को जवाब देना शायद नहीं था। मुझे लगता है कि समय के साथ साथ ये चीज़ भी मैं सीख जाऊंगी, और मुझे ये जो कार्य मुझे कठिन लग रहा है अभी, मुझे लगता है एक ना एक दिन मुझे सहज लगेगा और इस काम को भी मैं कर पाऊंगी। तो जो लड़की बचपन में आम चुराया, अमरूद चुराया, उसको कभी क्या डांट पड़ी? बहुत डांट भी पड़ी, पिटाई भी पड़ी। तो आज के ज़माने में लोग कहते हैं कि माँ बाप को अपने बच्चे का दोस्त होना चाहिए। तो अगर माँ बाप अपने बच्चों को इस प्रकार की गतिविधि करते देखें जो बचपन का एक अभिन्न अंग है, तो जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं, ऐसे न्यू एज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? कि अनुशासन के लिए थोड़ा डांट तो जरूरी है, लेकिन उस जमाने में 1947 में देश इंडिपेंडेंट हुआ, मैं 58 में आई, मेरा जो सोच भी हमें कोई बातें कर पाई, कोई सोच पाई, मुझे लगता है इंडिपेंडेंट के 20 साल बाद। जिस परिस्थिति था उस टाइम पे तो हम नहीं सोच रहे थे कि डांटना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी का जो दुनिया है, अभी का जो सिचुएशन है, बच्चे छोटेपन में ही बड़े हो जाते हैं, उनका मेंटली और मैच्योर हो जाते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें उनको पता चल जाता है। इसीलिए अभी प्यार की ज़रूरत होता है। उस टाइम हम हर सिचुएशन को हम झेलते थे, प्यार को भी हम महसूस किया है और डांट को भी मैंने खाई है। जब आप बात करती हैं अपने बचपन की, तो लोगों को अक्सर ये लगता है कि घर में नामकरण जो होता है, वो नाम दिया जाता है घर के किसी बड़े बुजुर्ग के माध्यम से या माता पिता के माध्यम से। मैंने सुना है कि द्रौपदी मुर्मू, आपकी अनुमति से आपका नाम ले रही हूँ, ये नाम आपको अध्यापक ने दिया है स्कूल में, क्या ये सत्य है? सत्य है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में पहले लड़की होती है तो दादी का नाम दिया जाता है, फिर बेटा हो जाता है तो उनको दादा का नाम दिया जाता है। एक ऐसा सोच है कि नाम अमर होना चाहिए, इस शरीर खत्म हो जाता है लेकिन नाम रहना चाहिए, नाम कभी खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे नाम मेरे दादी का नाम दिया गया। लेकिन उस टाइम जो टीचर थे उनको ये नाम पसंद नहीं आया, उन्होंने बोले ये क्या नाम है? क्या नाम था वो? दुर्गी। अच्छा, तो आपको जो परिवार ने नाम दिया वो दुर्गी है? मुझे घर पे बुलाते थे, मुझे बत्ती, गांव में जो लाइट होते हैं ना उसको बत्ती कहते हैं, बत्ती। तो बत्ती बोलते बोलते वो फिर आस्ते आस्ते मैं पुती हो गई हूँ। इसके नाम उन्होंने बोले दुर्गी का दो रहने दो और लास्ट का पौधी करने दो, चंद्रोपदी हो जाए, क्योंकि टीचर ने दे दिया होगा तो अच्छा ही होगा। मेरे पिताजी ने बोले चलो ठीक है। आपके पिताजी ग्राम पंचायत के सरपंच थे, तो क्या पिता को सरपंच के रूप में देखना, राजनीति और राजनीति में सामाजिक व्यवस्था, क्या आपका पहला परिचय उससे पिताजी के माध्यम से हुआ? नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि मेरे दादाजी भी अंग्रेज के ज़माने पे प्रधान हुआ करते थे। प्रधान जो होते हैं वो टैक्स कलेक्टर होते। मेरे दादाजी का जो देहांत हुआ, मेरे पिताजी को ज़्यादा एज नहीं हुआ था, 14 साल हुआ था, इसलिए पिताजी को भी प्रधान दिया गया है। प्रधान मीन्स वही टैक्स कलेक्टर। तो प्रधान के बेटी के नाम पे मुझे जानते थे लोग। अंग्रेजी हुकूमत में वो व्यवस्था भारतीय जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उससे बहुत भिन्न है जी। तो आज जब आप देश के सरपंचों से मिलती हैं जी आपने अपना अनुभव ग्रामीण अंचल में देखा है जी आप अलग अलग संवैधानिक पदों पर आसीन रही हैं, तो जब आप वो ग्रास रूट की लोकतांत्रिक इकाई से मिलती हैं तो उनसे क्या आप अपना अनुभव एक्सपीरियंस शेयर करती हैं? ब्रिटिश अमूल के जो ग्राम प्रधान और अभी का सरपंच ये बहुत डिफरेंस है, क्योंकि अभी वो बहुत इंडिपेंडेंटली जीते हैं, बहुत स्वाधीन, क्योंकि वो इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं जी। वो इलेक्टेड होते हैं, मीन्स उनके बहुत ताकतवर होते हैं, उनके पास बहुत पावर रहता है और लोगों का वेलफेयर में वो अपना समय देते हैं, इसीलिए ये बहुत इज्जतदार होते हैं। उन टाइम
लोगों डरते थे, प्यार नहीं था, क्योंकि ये ब्रिटिश का ये गुमस्ता है, इसीलिए उनको डरते थे। लेकिन अभी और डर नहीं है। अभी संविधान के हिसाब से पंचायत चलता है और खुद सरपंच भी लोगों के द्वारा चुना जाते हैं, इसीलिए और लोगों के साथ भी और प्यार से बातें करते। तो आज आपका ये इंटरव्यू देश में कई सरपंच पंच देख रहे होंगे, तो आपके अपने अनुभव से अगर आप उनको कोई मार्ग प्रशस्त करना चाहें, राष्ट्र की जो कहीं ना कहीं अपेक्षा है, तब उनको क्या कहेंगे? देखिए, ये जो संविधान का फंडामेंटल जो कहावत है, बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल, जो है ना, जो कोड है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और लोगों के लिए ही काम करना चाहिए। और लोग प्यार करते हैं, इसीलिए आपको वोट देते हैं, इसीलिए उसके बदले प्यार ही उनको देना चाहिए और उनका दुख सुख का साथी होना चाहिए। जो भी संवैधानिक प्रावधान है, उसी प्रावधान के हिसाब से उनका सेवा करना चाहिए। आप जिस भूमिका में प्रशासन को देखती हैं, उसमें माँ का एक प्यार झलकता है। हमने सुना कि जब आप राष्ट्रपति भवन पहली बार पधारी, तब आपने एक एक कर्मी को जो राष्ट्रपति भवन से संबंधित है उसको मिठाई भेजी। होली पर आप तिलक लगाती हैं। ये राष्ट्रपति का एक मातृ स्वरूप शायद ही किसी ने कभी देखा हो। ये तो अभी राष्ट्रपति भवन आई, लेकिन इसके पहले मैं कहीं पे एक सर्विस करती थी, कभी एमएलए थी, कभी मंत्री बनी। एक फैमिली तरह कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं विश्वास करती हूँ। छोटे से छोटे कर्मचारी हो, चाहे 3rd ग्रेड के 4th ग्रेड के हो या चाहे क्लास 1 के हो, सभी मेरे फैमिली मेंबर्स मैं समझती हूँ। इसीलिए फैमिली मेंबर्स के साथ कभी डांट भी देना चाहिए, क्योंकि कहीं गलती होने से, लेकिन कभी प्यार भी करना चाहिए, क्योंकि काम के टाइम काम, बाकी जो त्योहार के टाइम तो त्योहार जैसा ही, फैमिली मेंबर जैसा ही मनाना चाहिए। मैं इसमें विश्वास करती हूँ। आपने मातृ की भूमिका में या स्वरूप में राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति के पद पर आसीन होकर जो भावना व्यक्त की, मैंने सुना है कि उससे भी एक बड़े स्वरूप में आपके जिस प्रदेश में आप जन्मी, उसके लिए समर्पित एक गीत है जो आपका बहुत पसंदीदा है, वंदे उत्कल जननी जी। तो इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा बताएं अगर राष्ट्रपति जी। वंदे उत्कल जननी, जैसे कि हम राष्ट्र के गीत है, जन गण मन अधि, ऐसे ही के लिए ये एक शुरुआती गीत है। उत्कल प्रदेश को वंदन करने का ये एक गीत है, और इसको हम जो शुरुआती कोई भी कार्यक्रम होता है, इसको हम वंदे उत्कल जननी गाया करते हैं। आपने अपने शपथ समारोह में भी उड़ीसा के भव्य सांस्कृतिक धरोहर को अपनी कुछ कवि के पंक्तियों के माध्यम से दोहराया। हाल ही में जब आपने दोनों सदनों को संबोधित किया, राष्ट्र ने आपके संबोधन को सुना, तब भी आपने उड़ीसा के एक महान कवि की रचना के बारे में वहाँ पर उल्लेख किया। आपकी जितनी जीवन यात्रा रही है, प्रशासनिक ढांचे में या संवैधानिक ढांचे में, उसमें आपके प्रदेश या देश की सांस्कृतिक धरोहर का कितना महत्व रहा है? देखिए, सांस्कृतिक धरोहर का तो बहुत महत्व है। संस्कृति को मैं आत्मा मानती हूँ। संस्कृति वे ऑफ लाइफ है, जिंदगी जीने का एक धारा है, एक आधार है। उसी आधार के तहत हम चलते हैं। हम कहते हैं वंदे उत्कल जननी। ये धरती नहीं रहता तो हम शायद ये दुनिया में नहीं आते। इसीलिए जो भी हम लोगों के लेखकों ने या कवियों ने लिखा है, उसको मैं याद करती हूँ। अभी भी जो पार्लियामेंट में मैंने बोली, मिसु देहो मिसु मोरो ए देहो माटी रे, मिसु मोरो देहो ए देश माटी देश बासी चले जान तो पीठ रे, ये गोपबंधु का ये जो पंक्ति। और इन पंक्तियों का मतलब क्या है राष्ट्रपति जी? ये जो शरीर है, ये शरीर क्षणभंगुर है, आज है काल खत्म हो जाएगा। ये मिट्टी में मिल जाए और ये देश के लोग मेरे शरीर के ऊपर गुजर जाए, और मेरे शरीर में जितने भी मांस है, जितने भी हाड़ है, जो भी यहाँ खाइया है, उसमें भर जाए और यहाँ के लोग उसके ऊपर चले जाए, तो मेरा जीवन या धन्य हो जाएगा। ये धन्य भावना मैंने आपके चेहरे पर, क्योंकि मैं उस वक्त सदन पे थी, देखा जब आप सेंगोल के साथ आपका प्रवेश हुआ। नया भवन है संसद का। सेंगोल जो हम कई चर्चाओं में सुनते हैं कि हस्तांतरण
जब हुआ तब उसका एक प्रतीक है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत का गणराज्य, भारत का संविधान, इन सब के बीच का समन्वय, और वहाँ उसके संग चलते भारत की महामहिम राष्ट्रपति। तो सेंगोल के उस अनुभव के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। जरूर। उस समय का जो अनुभव तो थोड़ा अनोखा था, क्योंकि ये स्पीच देने के लिए मुझे जा रही थी। मुझे एक अजीब सी तो शरीर में या मन मस्तिष्क में महसूस हुआ कि ये एक पवित्रता, क्योंकि हम सदन को, हम ऑगस्ट हाउस पवित्र गृह है, यहाँ 140 करोड़ लोगों का भाग्य नियंत्रण होता है, और उसमें जो सिंगुल, ये भी हम धरोहर का ही एक प्रतीक है। उसी धरोहर को सामने जो रखा जाता है, मुझे ये सत्य, न्याय, अहिंसा, धर्मों का ये प्रतीक है, इस प्रतीक को सम्मान देना है। और ये अगस्त हाउस में मुझे जो प्रवेश करने के बाद मुझे जो यहाँ कुछ बोलने का जो था, तो मुझे लगता है ये भी सत्य, न्याय, अहिंसा के ही एक प्रतीक होगा, और 140 करोड़ लोगों के विश्वास का और उनका स्वार्थ का रक्षा के लिए मुझे बोलना है। इसीलिए मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। राष्ट्रपति महोदय, हमने आपको देखा, आप बग्गी में आई, और बग्गी का राष्ट्रपति भवन के साथ इतिहास अपने आप में अनोखा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आपको शायद आदत हो गई अब इतिहास रचने की। मेरी जानकारी में है कि आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में की, फिर माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए आप भुवनेश्वर आई। आपने अपनी ग्रेजुएशन रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से पूरी की, और फिर आप गई इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट बनकर। अगर मेरी जानकारी सही है तो 1979 से 1983 तक। अब जब आप इरिगेशन डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति से मिलती हैं, क्या यादें ताज़ा होती हैं? मैं जब सर्विस में होती तो अभी रिटायर्ड हो के 4-5 साल हुआ था। ऐसे ही मेरे जो दोस्त लोग भी अभी तो कोई नहीं होंगे, लेकिन मैंने सुना कि मेरे जो इरिगेशन और पावर डिपार्टमेंट में जो मुझे यहाँ राष्ट्रपति का मैं जब शपथ ली, उस दिन वो मिठाई वहाँ बंटन होता था। तो जूनियर असिस्टेंट के नाते आपने इरिगेशन डिपार्टमेंट में सेवा भी दी। उसके बाद 1994 से लेकर 1997 तक आप श्री औरबिंदो इंटीग्रल स्कूल में रायरंगपुर में आप टीचर भी रही। तो सरकारी व्यवस्था में इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करना और फिर टीचर बन जाना, ये अलग अलग व्यवस्थाओं में आपने अपने आप को कैसे ढाला? कभी कभी ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाता है, मुझे नौकरी छोड़ना पड़ा। मैं गांव में गई और मेरे हस्बैंड जो बैंक ऑफिसर, उनका ट्रांसफरेबल जॉब था, उनके साथ मुझे घूमना पड़ा। फिर जो बच्चे बड़े हो गए तो मैंने सोचा कि मुझे कहाँ एंगेज होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाने लगे, मैं टीचर होने के लिए मैंने पसंद किया, क्योंकि ये 2 काम में मेरे लिए आया। पढ़ना और पढ़ाना ये बहुत अलग चीज़ है। मेरे से तो मैं टीचर बनूंगी तो मैं खूब एक्सपीरियंस हो जाऊंगी, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। कहते हैं शिक्षादान एक महादान होता है, शिक्षादान से बड़ा कोई दान नहीं। इसीलिए कोई ऐसे डिफरेंस मुझे, क्योंकि जब आप माइंड मेकअप करते हैं तो कोई भी चीज़ में आप घुस सकते हैं, कोई भी परिस्थिति आए उसी रूप से अपने आप को ढालना चाहिए। तो आपने शिक्षिका के रूप में हिंदी पढ़ाया, उड़िया पढ़ाया, मैथ्स पढ़ाया, ज्योग्राफी पढ़ाया। आज कोई छात्र मिलता है आपको जिसको आपने पढ़ाया? जरूर। वो लोग अभी कहाँ, कोई अमेरिका में, कोई लंदन में है, कोई कहाँ। सब बच्चे अभी अपने अपने जॉब में लगे हैं। वो बच्चे जब आते हैं मुझे नमन करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो जब आप राष्ट्रपति बनी, आपके विद्यार्थियों का क्या रिएक्शन था? विद्यार्थी बहुत खुश है, यहाँ भी आते हैं मिलने के लिए। मुझे आज भी याद है कि जब आपके कैंडिडेचर की घोषणा हुई थी तो आपके प्रदेश में, उड़ीसा में, एक उत्सव का माहौल तो था ही। देश भर में उत्साह था कि पहली बार जनजातीय परिवार से एक महिला को राष्ट्र का इतना बड़ा गौरव, इतना बड़ा सम्मान मिलने वाला है। राष्ट्रपति जी, मुझे ये बताएं कि जब आपने पहली बार सुना कि आपको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा है, मैंने ये सुना है कि आप तो फोन ही नहीं उठा रहे थे। किसी को अपनी साइकिल पर बैठकर आपके पास आना पड़ा और बोलना पड़ा कि फ़ोन उठाइए, शायद आपका कैंडिडेचर अनाउंस हो रहा है। क्या ये सही है? ऐसा ही है, क्योंकि मेरे जो घर जैसा है और कभी कभी टेलीफोन लगता नहीं है। उन दिनों मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे, मेरा तो टेलीफोन इतना
स्टैंडर्ड का टेलीफोन नहीं था, लेकिन मुझे मेरे बच्चे ने बोले कि माँ तुम्हारा नाम आ रहा है। तो मैं जो गवर्नर थी और रायरंगपुर का ही मेरा एक पीएस वहाँ एक मेडिकल स्टोर में काम कर रहा था, उनको टेलीफोन आए, बोले कि दिल्ली से फ़ोन आ रहा है, आप नहीं उठा रहे हैं। तो भागे भागे आए, हाथ पाँव काँप रहा था। तो दिल्ली से फ़ोन आ रहा है, आप उठा नहीं रहे हैं। मैंने बोले मुझे तो पता नहीं, यहाँ टेलीफोन नहीं लग रहा है। तो जो उन्होंने बोले प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी मुझे क्यों बात करना सकते हैं? नहीं नहीं आप उठाइए। तो उन्होंने लगाए वही नंबर पे, दूसरे तरफ से मैंने प्रधानमंत्री जी का आवाज़ मैंने सुना। तो फिर उन्होंने बोले द्रौपदी जी आपको ये हम बनाना चाहते हैं। मैं तो कभी सोची नहीं थी, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था सोचने के लिए मैं क्या जवाब दूं। तो फिर मैंने बोली ठीक है, आप सोच रहे हैं तो आप मेरे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं तो आप कीजिए। शायद ही किसी ने ये देखा हो मंजर कि राष्ट्रपति पद के लिए एक उम्मीदवार घोषित होता है और वो व्यक्ति अपने गांव के मंदिर में लोगों को मिलता है सेवा देते हुए। मैंने ये भी सुना है कि आसपास के कई गांव के बड़े बुजुर्ग 80-90 साल के शायद दौड़े दौड़े आपके गांव आए ताकि आपको एक नज़र देख लें। ये भी सुनने में आया कि किसी ने कहा कि एक बार देख लूं, इसके बाद तो लौटोगी नहीं गांव। और सही है कि जो न्यूज में आया शायद रात को 9 बजे, तो लोग कहाँ से उसी दिन शायद वो हम मेरे छोटे से शहर में लोग कोई सोए नहीं, सभी लोग मेरे घर के बाहर घर के अंदर पूरा भीड़ लगा हुआ एक यात्रा जैसे। साथ ही साथ मेरे जो गांव है ना वो झारखंड से ही नजदीक है, बॉर्डर में है। आधा लोग तो झारखंड से भी चले आए। तो उन्होंने बोले कि आप तो चले जाएंगे तो अभी तो हम आसानी से मिल पाते हैं, शायद ये वाला पोस्ट हमने सुना है आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, दूर से ही हम देखेंगे। तो इसीलिए वो लोग मुझे देखने के लिए आए। राष्ट्रपति महोदय, आपने कहा कि आशा भरी निगाह से लोग आए, उन्होंने वादा किया कि अब आप राष्ट्रपति पद पर आसीन होंगी, लेकिन आपने एक विदाई तब भी ली थी जब आप एमएलए बनी, एक विदाई तब भी ली थी जब आप मंत्री बनी, एक विदाई तब भी हुई थी जब आप गवर्नर बनी। तो थोड़ा अगर इतिहास के पन्ने को मैं पलटूं, 1997 में आप पहली बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनकर बनी, काउंसलर बनी आप नगर पंचायत में। तो 1997 में उड़ीसा में एक महिला का इंडिपेंडेंटली लड़ना, और आपने, हम कहते हैं ना, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक देश की राजनीति को, देश के संविधान की गरिमा को प्रफुल्लित मन से देखा है। तो 1997 में जब आपने पहली बार निर्णय लिया कि आप काउंसलर का चुनाव लड़ेंगी, तब घर का माहौल क्या था? पहले तो हम तैयार नहीं थे क्योंकि बच्चे छोटे थे, लेकिन झुकाव तो थोड़ा बहुत था पॉलिटिक्स के प्रति। लेकिन उन दिनों पॉलिटिक्स को थोड़ा ऐसे नज़र से नहीं देखते थे महिलाएं पॉलिटिक्स में जाए। लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा वीकनेस था क्योंकि बच्चे छोटे हैं, मेरे बाद कोई भी ऐसे महिला नहीं है उनको देखभाल करने के लिए, दोनों काम कैसे एक साथ हो सकता है। उन्होंने बोला ना काउंसलर तो आप लड़ेंगे। तो मैंने फिर काउंसलर लड़ी और जीती और मुझे वाइस चेयरमैन बनाया दिया। मैं राष्ट्रपति महोदया सोच रही हूँ कि एक महिला को जो सत्ता पाने का मौका मिलता है, तब आप जैसी महिला पहले माँ के नाते सोचती हैं। नॉर्मली लोगों का ये मानना है कि सत्ता को पाने के लिए व्यक्ति कुछ भी न्यौछावर कर दे, लेकिन आपने माँ के भावना से, करुणा भाव से पहले बच्चों की चिंता की। जीवन में जब जब आपको मौका मिला कि आप सत्ता के या संवैधानिक किसी पद पर आसीन हो, तब कितनी कश्मकश रही कि अपनी मातृभाव के प्रति पूरा आप जिम्मा निभाएं या अपने उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को लेकर आप राष्ट्र सेवा में एक और आगे कदम बढ़ाएं? देखिए दोनों को, क्योंकि ये कोई ऑफिस नहीं है कि हम 10 बजे जाए, 4 बजे या 5 बजे लौट आए। ये एक पॉलिटिक्स है, 24 आवर्स, आपकी 65 डेज आपको काम करना पड़ेगा, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है।
और इसी के साथ आपको फैमिली को भी देखना है। बच्चे जब छोटे हैं, बच्चे कभी इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं, अपने पाँव पे कभी खड़े नहीं हुए, छोटे बच्चे, ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आपको फैमिली जो सहयोग करेंगे तो आप ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा पाएंगे। मुझे मेरे हस्बैंड ने सहयोग दिए। इवन मैं जो वाइस चेयरमैन बनी थी तो मुझे ना साइकिल चढ़ना आती थी या ना मुझे मोटरसाइकिल या स्कूटी। अब क्या क्या आता है? अभी उन्होंने बोले आपको मैं 4 व्हीलर खरीद के दूंगी। उन्होंने एक लोन किया बैंक का, फिर मारुति 800 सबसे छोटा, तो उन्होंने बोले वही गाड़ी मुझे खरीद के दी। मैंने फिर प्रैक्टिस किया। क्या राष्ट्रपति हमारे देश की गाड़ी चलाना उनके लिए वर्जित है प्रोटोकॉल में? नहीं, वर्जित तो नहीं है, लेकिन बाद में जो मैं मंत्री बनी, मैं गाड़ी चलाने के लिए प्रयास की। उन्होंने बोले नहीं, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गया, बहुत सारे सोच दिमाग में आप ले करके घूम रही हो, इसीलिए उसको छोड़ो। तो आप काउंसलर से फिर बनी विधायक। साल 2000 में आपने अपना चुनाव विधायक के नाते जीता और रायरंगपुर को आपने विधानसभा में प्रतिनिधि के नाते आपने सेवा दी। आप MOS इंडिपेंडेंट चार्ज बनी, कॉमर्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, फिशरीज में, एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट में। ये विविध जब आपको मौके मिले मंत्री के नाते, तो आपकी एक अध्ययनशील नेचर है, तो कितना समय आप फिर अध्ययन में बिताती थी? हर पड़ाव में मैं एक नया परिस्थिति को मैं सामना करती हूँ। ट्रांसपोर्ट और कॉमर्स मेरे लिए बहुत ही नया था, और एक महिला, क्योंकि हर चीज़ में, हर बातें में ये महिला क्या करेगी, ये क्या कर पाएगी, ये सब चीज़ें मेरे कान में गूंज रहा था। क्योंकि ऐसे कोई मुझे ना बोले कि ये कुछ नहीं कर पाएगी। तो मैंने ठान ली कि हर महीने मैं रिव्यू करती थी, बताती थी, उनसे मैंने सीखा क्या करने से। क्योंकि जनरली ट्रांसपोर्ट में एक इनकम जनरेटिंग डिपार्टमेंट है, ये कोई विकास के लिए इनकम जनरेट कैसे आपका कलेक्शन बढ़ेगा, ये एक डिपार्टमेंट था। तो कैसे में एक फेयर वे में इसका इनकम को हम बढ़ा सकें डिपार्टमेंट का, और डिपार्टमेंट का भी इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाने से ये बढ़ेगा, तो मैं रिव्यू करती थी। तो उस टाइम हम लोगों का 30 डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन 18 RTO ऑफिस था। RTO ऑफिस को मैं 30 कर दिया, और चेक गेट में से भी उस टाइम कलेक्शन होता था, और चेक गेट भी 18 था, उसको मैं 23 कर दिया। अरे बहुत सारे सीपेज लीकेज को मैं खुद रात अभी आपके पास एग्जाम्पल हो सकता है, ये ओसिनी बोस्टो जी उस टाइम कलेक्टर थे। कभी कभी कलेक्टर के साथ जाके हम रेड करते थे रात भर जाके। इसीलिए बहुत अच्छा मुझे एक्सपीरियंस मिला, और मुझे बहुत ही जो अप्रिसिएशन मिला मुख्यमंत्री के साथ, मुझे काम करने का जुनून आ गया, मुझे जो अच्छा शाबाशी मिला। शाबाशी तो इस बात की भी मिली कि आपको उड़ीसा की विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी सम्मान मिला साल 2007 में। तो जब इतनी मेहनत, इतने अध्ययन के बाद अपनी विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान मिलता है, तब कैसा लगता है? मुझे श्रेष्ठ विधायक का सम्मान मिलेगा ये सोच तो मेरा नहीं था, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं जब सेकेंड टाइम जीती तो मुझे मंत्री पद नहीं मिला, तो मुझे मौका मिला कि हर क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करने का, और हर संवैधानिक बिजनेस में मैं पार्टिसिपेट करती थी। और 147 जो मेंबर्स से मुझे चुना गया, इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। कभी भी एक ट्राइबल महिला को ये सम्मान दिया गया, मैं प्रयास की थी कि एक दिन भी मैं छुट्टी नहीं करती थी, मैं सीखती थी, क्योंकि मुझे सिखाने के लिए कोई आजू बाजू कोई नहीं थे, मैं खुद सीखती थी, मैं जानना चाहती, मैं सभी डिबेट लोगों का मैं सुनती थी। आप उद्योग मंत्री के नाते भी प्रदेश की सेवा दे चुकी हैं। जब आज आप मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, प्रधानमंत्री जी के ऐसे प्रयोग नहीं कहना चाहिए, ऐसे सहयोग के लिए राष्ट्र के प्रति, ऐसी पॉलिसी के लिए जब वो मेहनत करते हैं, तो जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, लेकिन जिन्होंने स्थानीय उद्योग को बहुत करीब से ग्रास रूट में देखा है, तब आत्मनिर्भर भारत के स्वप्नों को साकार करने के लिए ये जो यात्रा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रयास है। केवल गवर्नमेंट वेलफेयर सोचने से नहीं होगा,
हर पर्सन, जितने भी व्यक्ति अपने आप जो इंडिपेंडेंटली आगे जाने के लिए नहीं सोचेंगे तो फिर देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट अपने सहयोग दे रहे हैं, लेकिन खुद को भी उसी हिसाब से ढालना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए वो जो कहते हैं सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये विश्वास गवर्नमेंट के ऊपर करना चाहिए और खुद भी प्रयास करना है। और लोग जो प्रयास करते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं, वो केवल खुद के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, ये भी इनडायरेक्टली भारत का ही सहयोग होता है, भारत का आर्थिक विकास होता है, भारत का सामाजिक विकास होता है। आपने अपने उद्बोधन में दोनों सदनों को अवगत कराया, राष्ट्र को अवगत कराया 30 करोड़ महिलाओं को जो मुद्रा लोन मिला है। तो जैसे कि आपने कहा कि जब आप विधानसभा में आ रही थी तो लोगों ने कहा महिला ये क्या कर लेगी। जब साधारण परिवार की महिलाओं को मुद्रा लोन लेते आप देखती हैं, या स्वनिधि के माध्यम से रेहड़ी पटरी वाले जो व्यवस्था में महिलाएं काम करती हैं, उनकी प्रतिभा के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिला और पुरुष ये तो मनुष्यों का ये जो अलग अलग भाव में रूप में देखना ये गलत, क्योंकि भगवान जो महिला और पुरुष दोनों को बनाए हैं केवल शरीर आराग है, लेकिन मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से और दोनों सशक्त है। उनके अंदर भी आत्मिक शक्ति है, मानसिक शक्ति भी है, और उनको थोड़ा सा सहयोग जो मिल जाता है मुद्रा लोन के रूप में भी हो या कोई अप्रिसिएशन के रूप में हो, उनके अंदर जो ये और ज़्यादा उनको सशक्त होने का ज़्यादा और जागृति आ जाता है और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है। इसके लिए अभी जो इतने सारे महिला सशक्त हो रहे हैं। और कभी कभी मैं यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, कॉलेज में जाती हूँ, हम देखते थे कि महिलाएं एक छात्रा या 2-3 छात्रा मात्र फर्स्ट क्लास जाते थे। अभी 75%, 70%, 65%, जितने गोल्ड मेडलिस्ट में 65% महिला, 70% महिला, मैं देख के बहुत खुश हो जाती हूँ। और अपने आप को वो दिखाना चाहते हैं कि यस, हमें भी दो में हम कुछ कर सकते हैं। 26 जनवरी की परेड में भी देखिए, जब आप सल्यूट स्वीकार कर रही थी देश के उन प्रतिभाशाली यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज पर्सनल के, जिन्होंने राष्ट्रपति जी आपके सानिध्य में देश को महिला शक्ति का एक अनोखा परिचय दिया। वो लम्हा जब आप सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस के नाते परेड में सलामी लेती हैं महिला शक्ति की ओर से भी, जैसे कि आपने कहा यूनिफॉर्म जेंडर नहीं जानता, लेकिन हम तो जानते हैं, तो वो अनुभव आपके लिए कैसा था? मुझे बहुत अच्छा लगा। महिलाएं पहले भी सशक्त है, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी उनको नहीं दिया जाता था। अभी अपॉर्चुनिटी मिला है, आज इतना मिला है, कल मुझे लगता है कोई भी ऐसे बार न होगा, कोई भी ऐसे दीवार ना हो, कोई भी ऐसे भेदभाव न होगा। मुझे लगता है ये 100% महिलाएं आगे बढ़ेंगे। आप इसका भविष्य की अपनी शुरुआत की थी, तब महिला का राजनीति में होना एक दुर्लभ दृश्य होता था। आपने जब काउंसलर का चुनाव लड़ा इंडिपेंडेंटली, वो भी एक दुर्लभ दृश्य होता था। आप जब उद्योग मंत्री बने, वो भी एक दुर्लभ पोर्टफोलियो था महिलाओं के लिए उस वक्त का। फिर आपने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। काउंसलर से लेकर लोकसभा के चुनाव तक हर पड़ाव बढ़ता ही गया, स्वरूप बढ़ता गया आपकी चुनौतियों का। तो जिसने काउंसलर से चुनाव की शुरुआत की, जब वो महिला लोकसभा का चुनाव लड़ती है, उसमें क्या फर्क था? उस तैयारी में, उस आत्मबल में और उस एम्बिशन में? आत्मबल में, एम्बिशन में कोई भी फर्क नहीं था, लेकिन मौका देना चाहिए। आप मौका ही नहीं देंगे तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा? पहले क्या कहावत था, बच्ची क्या करेगी, बस थोड़ा बहुत पढ़ लो और घर का काम सीखो, फिर तुमको तो दूसरे घर जाना है। ये अच्छा नहीं है, वो घर भी संभालती है, देश भी संभाल सकेगी। और जब प्रदेश संभालने की बारी आई तो आप झारखंड की पहली महिला गवर्नर भी बनी। तो काउंसलर, एमएलए, एमपी का चुनाव और फिर गवर्नर की व्यवस्था में आपका आगमन, तो उसके लिए क्या तैयारी की आपने? कोई तैयारी नहीं था। कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, टाइम इज गॉड। शायद समय ही ऐसे था कि मुझे रास्ता कोई ऐसे दिखाते जा रहा था, कोई अनसीन शक्ति कि मुझे आगे ले जा रहा था, लेकिन मेरा कोई तैयारी नहीं था।
लेकिन जब आप राष्ट्रपति के स्वरूप में 33% आरक्षण के बिल पर हस्ताक्षर करती हैं, जब नारी वंदन अधिनियम आपके समक्ष प्रस्तुत होता है, एक राष्ट्रपति के नाते ही सही, लेकिन वो महिला जिसने लोकतंत्र के कई पड़ावों में संघर्ष भी किया, सफलता भी पाई, उस वक्त वो हस्ताक्षर आपके लिए कितना प्रिय है? मैं बहुत खुश थी, क्योंकि शुरुआत में ये अधिनियम की ज़रूरत है। एक दिन ऐसे आएगा और कोई संरक्षण और कोई अधिनियम की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अपने आप उनको मिल जाएगा। लेकिन अभी के दौर में थोड़ा बहुत तो चाहिए। इसीलिए ये जब मैं हस्ताक्षर कर रही थी, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि बहुत दिनों से बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड महिलाएं हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगा और संसद में आएंगे, जो विधानसभा में आएंगे, तो उनका जो काबिलियत को हम देखेंगे, उस टाइम हम कुछ बोल सकते हैं कि महिलाएं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहले से ही हमको किसी को बोल देना है महिलाएं क्या करेंगे, ये तो मंजूर नहीं, ये कहावत को मैं स्वीकार नहीं करती। तो जब वही महिला जो अधिनियम पर हस्ताक्षर करती हैं, या जो इतने लंबे राजनीतिक संघर्ष के बाद इस उत्तीर्ण स्थान पर पहुंचती है, तो वो महिला, वो राष्ट्रपति सुखोई में विमान में उड़ने की तैयारी कैसे करती है? मैंने सोचा क्योंकि ये सभी जितने भी डिफेंस सेक्टर है आपका, चाहे आर्म फोर्सेस हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, उनका जो सुप्रीम होते हैं, तो ये जो लड़ाई के लिए तैयारी करते हैं और इतने दिन ट्रेनिंग लेते हैं, वो लोग कैसे महसूस करते होंगे। इसीलिए मैं जब आए ये लोग मुझे कोच्चि मीट करने के लिए, मैं उनसे इसी बात को रखा, मैं सभी चीज़ को मैं महसूस करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को पार्टनर सुखोई में जो उठ रही थी, उन्होंने बोले हम ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर हम जा रहे हैं, तेजपुर होकर जा रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा तो देर नहीं था, ओनली 30 मिनट्स। मैं पहले जो सोच रही थी शायद ये बहुत ही मेरे लिए कठिन होगा, लेकिन ऐसे नहीं था, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। और मैं बाद में पोखरान भी गई। पोखरान में युद्ध कौशल मुझे मेरे सामने दिखाए हैं। ये लोग चाहे रेगिस्तान में रेत में हो या सियाचिन के आइस में हो, इतने कठिन जगह पे रह करके और देश के लिए सुरक्षा करते हैं, उसी चीज़ को मैं थोड़ा फील करना चाहती हूँ। 30 minutes, the third president ever to do a sortie in a fighter jet. A president who visits Pokhran, a president who also takes the salutations and respects of the armed forces, especially women officers, on 26th of January. A president who says to both the houses of parliament कि अब जैसे को तैसा, ये हमारा अब एक स्वरूप हो गया है कि हम विश्व को एक परिवार, एक समुदाय मानते हैं, लेकिन अपनी सरहद की भी रक्षा करना जानते हैं सम्मान के साथ। तो गौरव की अनुभूति होती है जब महामहिम राष्ट्रपति के मुख से ऐसे शब्द प्रस्फुटित होते हैं। जरूर, क्योंकि भारत ऐसे एक देश है, ऐसे अपने तरफ से किसी को दुख नहीं देता, किसी को आघात नहीं पहुंचाता, लेकिन जो उनके खिलाफ या उनके तरफ जो ऐसे कुदृष्टि से देखेगा, वो जैसे व्यवहार करेगा ऐसे ही उसका व्यवहार करना चाहिए। राष्ट्रपति जी, आपने आसमान चीरा और आप 2 किलोमीटर चली भी जगन्नाथ मंदिर तक, ताकि आप आदर सहित प्रभु के चरणों में प्रणाम कर सके। मैंने सुना है कि जगन्नाथ तुम में बड़े छलिया, ये गीत आपका बड़ा प्रिय है जी। जगन्नाथ जी को छलिया क्यों बुलाते हैं? कहते हैं ये जगन्नाथ तो श्री कृष्ण का दूसरा रूप जगन्नाथ होता है। जगन्नाथ श्री कृष्ण जी वो थोड़ा खेलते हैं लोगों के साथ, तो इसीलिए कहते तुम बहुत छलिया हो। नीलाचल बिहारी तुम्हें बनवाड़िया भी कहते हैं, क्योंकि भगवान को काड़िया भी कहते हैं। तो ये कहा जाता है कि प्रभु की जो विस्तार में होली होती है वो उत्तर प्रदेश में लाठी के साथ भी होती है होली के उत्सव में, और आप कहती हैं छलिया भी होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी, मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछ रही हूँ जो शायद ही आपसे कभी सार्वजनिक पूछा गया हो। आपने अपने जीवन साथी को खोया, अपने 2 बच्चों को खोया, राजनीति में तो एक अमिट छाप छोड़िए, लेकिन एक महिला जनप्रतिनिधि इस दुख को सहन कैसे करती है और आगे कैसे बढ़ती है? मुझे कोई ने पूछा आपका केवल पॉजिटिव साइड है? मैंने बोली नहीं, पॉजिटिव साइड को लोगों ने सुनने के लिए ही इच्छुक रहते हैं, कोई नेगेटिव साइड को सुनने के लिए कोई इच्छुक नहीं होते।
मैं भी इंसान हूँ, मैं भी रोती हूँ, हर चीज़ मैं भी फील करती हूँ। लेकिन मैंने बहुत चीज़ मैं खोया पाया, मैं प्लस माइनस जीरो हूँ। लेकिन जब तक जी हूँ मुझे अच्छी तरह जीना चाहती हूँ। अच्छा जीने के लिए क्या चाहिए, तो मैंने ढूंढा। तो जब मैं डिप्रेशन में थी तो मुझे कोई ने आके बोले कि आपको योगा करना चाहिए, जिंदगी को जीना चाहिए, क्योंकि लास्ट ब्रीदिंग तक मुझे जीना है। तो लास्ट ब्रीदिंग तक जीने के लिए तो रो के जीना तो ठीक नहीं। तो इसीलिए योगा शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया। तो जब मेडिटेशन किया तो स्टावल आया मेरे जिंदगी में। जो भी आए, दुख भी आपका, सुख भी आपका, आप ही बनाए हैं। राष्ट्रपति जी, हमने आपको देखा एक माँ के स्वरूप में राष्ट्रपति के पद पर आसीन होते हुए। हमने देश के प्रधानमंत्री को देखा जिन्होंने अपने माँ को खोने के बाद, तुरंत अंत्येष्टि के बाद, राष्ट्र सेवा में कोई बाधा नहीं आने दी। ऐसा क्या है आप दोनों में जो व्यक्तिगत लॉस झेलने के बाद भी राष्ट्र के कार्य से कभी भी विचलित नहीं होता? कोई नहीं कहते हैं सेवा में ही मेवा मिलता है, क्योंकि आप अपने आप को एंगेज कर देना चाहिए। दिमाग से खाली रहेंगे, कोई नेगेटिव चीज़ें घर कर जाएगा। इसीलिए नेगेटिव चीज़ को आने नहीं देना, पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव दिशा में जाना, यही ध्येय होना चाहिए। नहीं तो वो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में घर कर जाएगा, वो आपको खोखला कर देगा। प्रधानमंत्री देश के सभी नागरिकों को परिवारजन कहते हैं। आप राष्ट्रपति भवन में स्वयं प्रचलित हैं कि एक माँ के स्वरूप में सबका ध्यान भी रखती हैं, अगर कोई डगमगाए तो उसे दुरुस्त भी करती हैं। तो मैंने सुना है कि आपका एक और प्रिय गीत है कि माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लो। आपकी अनुमति से ये गाना तो मैं प्रेषित करूंगी ही, लेकिन पूछना चाहती हूँ कि क्या एक महिला के मातृभाव ही उसको एक डिस्टिंक्ट पॉलिटिशियन बनाता है? मेरे हिसाब से तो ये दोनों मायने रखता है। माँ का स्नेह ममता भी चाहिए जिंदगी में, क्योंकि हर कोई अकेला नहीं रह सकते। परिवार को लेकर भी वो आगे बढ़ सकता है, और कोई कोई परिवार के उलझन में ही कोई उलझा जाता है। अब जैसे सोचेंगे तो वैसे बन जाओगे। पारिवारिक परिवेश और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में आपने चर्चा की। जब भारत को G20 की अध्यक्षता का मौका मिला तो हमने निश्चित रूप से आर्थिक व्यवस्थाओं की चर्चा की, लेकिन हमने विश्व को एक कुटुंब के दृष्टिकोण से देखा। और भारत की उस अध्यक्षता का पारिवारिक स्वरूप के कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोलैबोरेशन हो, ये G20 के इतिहास में हमारा एक योगदान रहा। तो भारत की अध्यक्षता को G20 के दृष्टिकोण से आप किस दृष्टि से देखते हैं? G20 का जो थीम था, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक फ्यूचर, क्योंकि भारत एक अकेला नहीं जी सकता। पृथ्वी के जितने भी देश है, परिवार जैसा व्यवहार करेंगे तो आप शांति में रहेंगे, क्योंकि अहिंसा और शांति में भारत विश्वास करते हैं। इसलिए ये जो थीम बहुत मायने रखता है। भारत विविधता के देश है, अलग जाति, अलग भाषा, अलग धर्म, अलग पहनाव, अलग खान पीन। ये जो G20 हुआ, ये इतने 100 से ज़्यादा शहरों को चुना गया है, और उसी शहर में दुनिया के लोगों को वहाँ जाके मीटिंग करवाए, कॉन्फ्रेंस करवाई, और वहाँ के लोगों को भी उनके साथ मिलने के लिए मौका दिया गया है। वहाँ का थीम को भी लिया गया है, चाहे वो कश्मीर हो या चाहे नॉर्थ ईस्ट हो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये केवल टूरिज्म के लिए नहीं है। भारत एक विशाल हृदय का देश है, और ये महिलाओं को भी जैसे केवल वुमेन डेवलपमेंट नहीं, वुमेन लेड डेवलपमेंट के बारे में दुनिया को बताने के लिए प्रयास किया गया, और अफ्रीकन यूनियन को भी उसको शामिल किया गया परमानेंट मेंबर के रूप में। बहुत सारे चीज़ें भारत जी की एक्चुअली वो केवल वही बोलने का जो थीम नहीं रहा, प्रैक्टिकल में दुनिया देखा एक विशाल हृदय भारत। और गांधी जी का केवल अहिंसा सत्ता के देश नहीं था, ये है भी। ये बहुत ही बड़ा मैसेज। ये भारत के प्रति लोगों का सोच, भारत के प्रति लोगों का सम्मान ये बढ़ा हुआ है, और आज लोग भारत को देख रहे हैं, चाहे वो साइंस, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ में। जब आप राष्ट्रपति के स्वरूप में विदेश यात्रा पर रहती हैं अथवा
जब आप राष्ट्रपति भवन में कई वैश्विक नेताओं को आमंत्रित करती हैं भोज के लिए अथवा वार्ता के लिए, अब भारत के बारे में अब ऐसी क्या चर्चा आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनती हैं अथवा अनुभव करती हैं? देखिए, ये तो हर कोई भारत को तो अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये आके प्रेसिडेंट से मिलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल अफेयर्स, बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी से मिलते हैं, क्योंकि सभी को जो मिलते हैं और आके मुझे बोलते हैं कि नहीं ये लोग सब मिले, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, सबको प्रशंसा करती है। और इसीलिए मैं उनको कहती हूँ भारत वसुधैव कुटुंबकम विश्वास करते, क्योंकि कभी कोविड-19 में कैसे भारत ने सबका ख्याल रखा, बच्चे भी वहाँ फंसे हुए थे जो युद्धों में, दूसरे देश का बच्चे भी फंसे हुए थे, उनको भी सहारा दिया। इसीलिए मैं उनको कहती हूँ आप अपना जो भी मुद्दा है आप भारत के साथ शेयर कीजिए, अपना बंधुता को निभाने के लिए हम प्रयास करेंगे। एक तरफ आप भारत का ये विराट स्वरूप, इसके बारे में चर्चा भी करती हैं, इसके प्रतिनिधि भी आप हैं, दूसरी ओर प्रधानमंत्री जनमन जैसा जब कार्यक्रम आता है, क्योंकि आप आदिवासी अंचल में पली बढ़ी, आपने संघर्ष आदिवासी समुदाय के लिए भी किया, राष्ट्र में कई विषयों पर आपकी विशेष योगदान रहा है, लेकिन जो सबसे वल्नरेबल ट्राइब्स हैं, जिनकी जनसंख्या शायद 25 से 30 लाख भी नहीं होगी, जब राष्ट्र के प्रधानमंत्री मात्र उनके लिए कोई प्रयास करते हैं तो आपके मन में क्या भावना जागृत होती है? मैं तो प्रधानमंत्री जी को पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं जब गवर्नर थी, मैं भी इतने मुझे जानकारी नहीं था। जब गवर्नर बनी, गवर्नर कॉन्फ्रेंस हुआ, जितने भी ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट का गवर्नर का मुझे कॉन्वेनर बना गया। उस टाइम मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे वल्नरेबल कम्युनिटीज है, छोटे छोटे ग्रुप से, वो अभी भी उसी जिंदगी जीते हैं जो 200 साल 100 साल पहले लोग जीते। अभी भी उनके सर के ऊपर छात नहीं, अभी भी उनके शरीर पे कपड़ा नहीं। मैं खुद भी आंखों से मैंने देखा है। तो बहुत दिनों से मेरा मन में था कि उनके लिए ठीक कैसे बेहतर जीत, क्योंकि जैसे नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, क्योंकि सबका विश्वास, सबका साथ होना है तो इनका भी साथ होना चाहिए। मैं जो इसी बात को सामने रखा तो उनको तुरंत उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उनके लिए एकदम स्वतंत्र मिशन मोड में एक काम शुरू किया। इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी पीछे न रह जाए, कोई भी ऐसे छूट न जाए, क्योंकि जो पीछे हैं उनको भी आगे आना है। राष्ट्रपति महोदय, आप न सिर्फ पहली जनजातीय समाज से महिला जो चुनी गई राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के नाते और राष्ट्रपति बनी, बल्कि साथ ही आप हमारे देश की शायद यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। मुझे तो पता नहीं, हो सकता है। और ये भी आपका, जैसे कि आपने कहा कि इतिहास है कि भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद आपका जन्म हुआ। प्रधानमंत्री जी ने सदन में भी कहा कि भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद आज़ाद भारत में उनका भी जन्म हुआ। जब आप प्रधानमंत्री जी से चर्चा करती हैं, आप दोनों का जीवन संघर्षों वाला जीवन रहा है, आप दोनों का जीवन राष्ट्र को समर्पित और समाज को समर्पित जीवन रहा है। तो निश्चित रूप से जो सुनने वाले हैं या जो दर्शक हैं, उनको ये जिज्ञासा ज़रूर होगी कि दो लोग जो ग्रामीण अंचल से और जीवन में कभी भी उनके गांव के अपने निवासियों ने नहीं सोचा होगा, जब वो लोग अपने गांव लौटते हैं तो मंजर कैसा होता है। मैंने देखा है, मुझे आज भी याद है कि जब आप लौटी थी राष्ट्रपति बनने के बाद, भीड़ की भीड़ उमड़ कर आई थी, तो वो गांव आज आपको कैसे याद करता है? अभी राष्ट्रपति बनने के बाद मैं 2 बार गांव गई थी। ऐसे तो व्यवस्था किया गया था, लेकिन मैं घर पे ही रही। घर पे भी भीड़ था, हर भीड़ में ही रही, मुझे वही प्यार मिला। तो एक बात पूछूं, दुर्गी बुलाने वाला कोई गांव में है क्या? नहीं, अभी नहीं है, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, सबसे बड़ा हूँ। क्योंकि नाम है नहीं देते, मुझे दीदी बुलाते हैं यार कोई, क्योंकि ये नाम पूरा सब भूल गए हैं, मुझे अभी यही नाम पे चलता है। तो जब आप गांव लौटी, क्या उस मंदिर में गई जहाँ पर आप तब सेवा दे रही थी जब आपका नाम घोषित हुआ? जरूर, क्योंकि और रास्ते में ही है। और जब उसके बाद भी मैं गई थी, वहाँ जाके फिर सेवा की। उसी भक्त को वापस देखा राष्ट्रपति के स्वरूप में। मैं अक्सर सोचती हूँ राष्ट्रपति जी, जब आप मंदिर गई या फिर जब आपने भी उल्लेख किया अपने राष्ट्रपति उद्बोधन में सदन में भव्य राम मंदिर के बारे में,
तो मुझे याद आता है कि आपका बहुत प्रिय गाना है पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को जब आप देखती हैं, आपने कहा कि संघर्षों से आप गुजरते वक्त आपने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया, और जब आप हमारी सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ को, भव्यता को, हमारी संस्कृति की आधुनिक भारत में देखती हैं कि 4 धाम में इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था हो रही है, काशी कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ 8 करोड़ लोग सालाना जाते हैं, महाकाल का कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ 5 करोड़ लोग जा रहे हैं, अभी रामलला विद्यमान हुए हैं अपनी इच्छा से भव्य मंदिर में, सुनने में आए कि 13-14 लाख दर्शनार्थी दर्शन कर चुके हैं। तो संस्कृति की धरोहर, आधुनिक भारत में उसकी भव्यता, और साथ ही एक नागरिक के नाते हम जब चारों धाम जाते हैं, प्रधानमंत्री जी स्वच्छता की बात करते हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धामों के प्रति? देखिए, वो बहुत अच्छी बात है। जो ये जितने भी धाम बनाया गया था, उन दिनों बनाया गया था, कभी कोई 700 साल पहले, कभी 500 साल पहले, कभी 400 साल पहले। उन दिनों जो जो जरूरत जो था उसी हिसाब से बनाया गया था। मैं इसीलिए स्पिरिचुअलिटी की बातें करती हूँ। कहते हैं ये जो युग होता है, कि कभी कहते हैं सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। मुझे लगता है जैसे हम वीकली हम चेंज होते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसे चेंज होता है, ये भी जैसे सीजन चेंज होता है, मुझे लगता है योग भी परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के हिसाब से लेकिन हम लोगों का जो आस्था और विश्वास कभी परिवर्तन नहीं होता। आस्था विश्वास स्पिरिचुअलिटी है जी, परमात्मा का ये अंश है, तो है, इसीलिए हम लोग का झुकाव तो उस तरफ है ही। एक नेशनल जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, लेकिन जर्नी का एक आउटकम जिसके लिए हम अभिलाषी हैं एक राष्ट्र के नाते, कि विकसित भारत के एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें। आपकी कल्पना में वो विकसित भारत क्या है? विकास मीन्स आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, स्वास्थ्य के विकास, एक आत्मा का विकास। क्योंकि जो भी विकास भी आप कीजिए, आत्मा का विकास बिना आप संपूर्ण नहीं, आप अधूरा है। तो अगर भारत में किसी को विकसित भारत का एम्बेसडर बनना हो तो उसकी खूबियां क्या होनी चाहिए? टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण या स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से भी उतना ही समन्वय? ये समन्वय तो होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी के साथ आपका सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, आपको शैक्षणिक विकास भी करना होगा, टेक्नोलॉजी को भी आपको साथ में लेना होगा, क्योंकि युग के हिसाब से आपको अपने आप को बदलना है। युग परिवर्तन के साथ खुद को भी परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन आत्मिक विकास को सर्वोपरि मानना चाहिए। इस पूरी चर्चा में महोदया, हमने आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का जौहर भी देखा है। कम शब्दों में आपने बहुत कुछ बोला है, लेकिन एक उद्दंडता कर रही हूँ आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछ के जिससे शायद हम जैसों को भी थोड़े बहुत इंस्पिरेशन मिले। कैसे जूझना, जब आप संबोधित करती हैं भवन में, संसद के, और सामने से चिल्लाहट होती है, अथवा जब आप देखती हैं कि आपके ऊपर कोई कटाक्ष करता है, तो राष्ट्रपति की पद की अपनी एक गरिमा है, लेकिन उस पद पर आसीन वो व्यक्ति उसे कैसे झेलती है, कैसे जूझती है? देखिए, अच्छे चीज को आप ग्रहण कीजिए और खराब चीज को इग्नोर कर दीजिए। आप जो अटेंशन देंगे तो आप जो जरूर आपको मेंटली तो डाइवर्ट करने के लिए प्रयास तो करेंगे, लेकिन कुछ चीज को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, कुछ चीज को आपको लेकर चलना पड़ेगा। एक चीज जिसको मैं इग्नोर नहीं करना चाहती, आप सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस हैं, आपने हमारे फोर्सेस के जौहर के बारे में बात की, आपने उनकी प्रशंसा की, उनकी ताकत की, उनके कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की और उनके योगदान की, लेकिन वो भी हैं जो वेटरन्स कहलाए जाते हैं। आपका एक प्रिय गाना है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। आज हमारे देश के वेटरन्स को जो 40 साल तक संघर्ष करते रहे 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, आज आपके सानिध्य में उनको 1 रैंक 1 पेंशन भी मिलता है। हम उन्हें परेड में भी आपको सलामी देते हुए देखते हैं। हमारे राष्ट्र की युवा पीढ़ी को ऐसे वेटरन्स के प्रति किस भावना के साथ संबोधन करना चाहिए, कृतज्ञता का भाव कैसे व्यक्त करना चाहिए, और हमारे वेटरन्स को अगर आप कोई संदेश देना चाहें? जो लोग देश की सुरक्षा करते हैं, उन लोगों को सुरक्षा करने का दायित्व तो हम लोगों का, इसीलिए गवर्नमेंट ने उनकी बातें सुनी, इसीलिए गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और युवा पीढ़ी को मैं बोलना चाहूँगी कि देश के लिए बहुत से लोगों ने इस मिट्टी के लिए अपना खून बहाया है। देश है तो हम है, इसलिए नेशन फर्स्ट को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। आज महामहिम राष्ट्रपति जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। राष्ट्र अब भी आपको सुन रहा है।
आपने मात्र राष्ट्रपति भवन के सभी कर्मियों को नहीं बल्कि राष्ट्र को परिवार की दृष्टि से देखा है और आप उसी दृष्टिकोण से सबको संबोधित भी करती हैं। जाने से पहले आपके नागरिक आपका संदेश सुनना चाहेंगे। वर्ष 2024 में एक ऐतिहासिक निर्णय पुनः हमारे पास आएगा जब हम वोट के माध्यम से राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। आपका आपके नागरिकों के प्रति क्या संदेश है? ये देश हम सबका है, देश के लिए सोचना हम सबका दायित्व है। इसीलिए मैं सबको कहना चाहूँगी, देश को आगे लेने के लिए हम लोगों का सहयोग, हम लोगों का प्रयास और देश को बनाने का दायित्व भी आपका जरूर है। इसीलिए देश को बनाने के लिए जो कुछ चाहिए इसको आप सोच समझ कर आप कदम उठाइए। राष्ट्रपति महोदया, आपने हमें अपना समय दिया। हम इच्छुक हैं कि आपसे और भी बातें करें, लेकिन जानते हैं कि आपका समय बहुमूल्य है। आपके शुभाशीष हमको प्राप्त हुए, उसके लिए मैं देश की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। पहली बार आपने देश के राष्ट्रपति के साथ इसी तरह बात की है, इसीलिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। नई सोच नई कहानी। विश्व रेडियो दिवस पर इस विशेष प्रसारण में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। इस धारावाहिक के आलेख, परिकल्पना और संचालन का संपूर्ण दायित्व भी उन्होंने ही निभाया। सुनते रहे आपकी अपनी वाणी, आकाशवाणी।